हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि का विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की लगभग 50% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लगभग 57% भूमि पर कृषि की जाती है, जबकि अगर यह डाटा जो है वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो समस्त भूमि का केवल 12% भूभाग पर कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूमि मानव अनुपात लैंड ह्यूमन रेशियो वर्ल्ड एवरेज की तुलना में बहुत कम है, वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर जो है लैंड ह्यूमन रेशियो 0.31 हेक्टेयर के आसपास है, जबकि वर्ल्ड एवरेज वैश्विक औसत लगभग 0.59 हेक्टेयर के आसपास है। भारत में आजादी के समय भारत में कृषि की स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत जो है एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल कंट्री था। यहाँ पे जो कृषि की जाती थी वह निर्वाह कृषि की जाती थी। यहाँ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं होता था, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि नहीं होती थी, और बहुत सारी समस्याओं को भारतीय कृषि को आजादी के समय जूझना पड़ता था। जैसे यहाँ पे अकाल की स्थिति बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पे जो है कृषि के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद यहाँ की लगभग 1/3 भूमि पाकिस्तान में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेटेड लैंड बहुत ही कम उपलब्ध हो सकी। इसके अतिरिक्त साल दर साल पड़ने वाले अकाल भारतीय कृषि का कमर तोड़ रहे थे। आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स ने भारतीय कृषि के विकास की कोशिशें शुरू की। सन 1960 के दशक में जो है दो प्रोग्राम यहाँ भारतीय कृषि को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शुरू किए गए। वे दो प्रोग्राम कौन से थे? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में पड़ने वाले अकाल ने भारतीय नीति निर्माताओं को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। फिर से कृषि से संबंधित समस्याओं के संबंध में विचार करने पर मजबूर कर दिया, और 1965 के आसपास भारतीय कृषि के क्षेत्र में भारतीय नीति निर्माताओं के प्रयास के फलस्वरूप एक रिवॉल्यूशन, एक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति क्या थी? इसके अंतर्गत हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया गया। इस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के अंतर्गत मैक्सिको से लाए गए गेहूं के बीज और फिलीपाइन से लाए गए चावल के बीजों का प्रयोग किया गया, जिसको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त इन बीजों का प्रयोग इरिगेटेड एरिया में किया गया, सिंचित क्षेत्रों में किया गया, और सरकार के स्तर पर भी जो है सिंचित क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया गया, सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, हरित क्रांति के अंतर्गत केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है? रासायनिक खाद। रासायनिक खादों का प्रयोग करके जो है भारतीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की गई, और यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है
कि यह जो है पेस्ट से प्रभावित होता है, यह जो है कीटों से प्रभावित होता है जो भारतीय कृषि को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पेस्टिसाइड्स का भी जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारा जो है भारतीय कृषि के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, और यह प्रयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया गया जो कृषि की दृष्टि से काफी विकसित माने जाते थे या जो इरिगेटेड एरिया थे, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान का कुछ भाग हुआ, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हुए। तो इन्हीं क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की स्थिति काफी अच्छी हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगा, और भारत लगभग, जो भारत कभी अमेरिका जैसे देशों से जो है खाद्यान्न आयात करता था, अब कमोबेश भारत जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगा। लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन या एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। समस्याएं क्या उत्पन्न हुई? इसने इंटर रीजनल डिस्पैरिटी को जन्म दिया, जो है क्षेत्रीय विषमता को जन्म दिया। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए जो कृषि की दृष्टि से काफी विकसित हो गए, लेकिन कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गए। वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सरकार का फोकस कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का प्रयोग करने पर था, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि भारत के कुछ क्षेत्र जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में पीछे छूट गए। लेकिन बाद के समय में इन समस्याओं का सुधार करने का प्रयास किया गया। भारत में एक संस्था है प्लानिंग कमीशन, जो नीति निर्माणकारी संस्था थी। आज के समय में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से समाप्त करके नीति आयोग अब नीति निर्माता संस्था हो गई है। तो उस पीरियड में 1980 के दशक में प्लानिंग कमीशन ने भारतीय कृषि की इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और इनको दूर करने के लिए जो है एक प्रोग्राम शुरू किया, रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर आधारित था। कृषि जलवायुविक दशाओं पर आधारित यह प्रोग्राम था, जिसको प्लानिंग कमीशन ने 1988 के आसपास शुरू किया। रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, और इसके अंतर्गत जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि का विविधीकरण पर जो है भरपूर फोकस किया गया था। कृषि का विविधीकरण का तात्पर्य क्या है कि इसके अंतर्गत केवल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसके अंतर्गत जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर इत्यादि पर जो है भी फोकस किया गया, जिसके अंतर्गत पशुपालन हुआ या सामाजिक वानिकी हुई, या कह सकते हैं कि पोल्ट्री हुआ जिसमें मुर्गी पालन हुआ इत्यादि। यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत केवल और केवल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, वरन सहायक कृषि तत्वों का भी विकास करने का प्रयास किया गया। एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर भी जो है फोकस किया गया। इस प्रकार से भारतीय कृषि का विकास शुरू हुआ, और 1991 भारत में 1991 का वर्ष एक महत्वपूर्ण विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1991 के पहले नीति का रुझान कुछ अलग था, पॉलिसी का रुझान कुछ अलग था। लेकिन 1991 के बाद यहाँ एलपीजी की शुरुआत हुई, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन का असर भारतीय कृषि पर भी पड़ा, और भारतीय कृषि के अंतर्गत ऐसे सुधार शुरू हुए जिससे भारतीय कृषि
का उत्पादन बहुत तेजी से विकसित हुआ। लेकिन आज भी भारतीय कृषि के अंतर्गत जो है बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अभी भी जो है ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याओं से जो है हमारी कृषि जूझ रही है। इसके अतिरिक्त भारत ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसकी चर्चा हम करंट अफेयर्स वाले भाग में करेंगे। भारतीय कृषि के अंतर्गत जो है किस स्तर पर विकास हुआ? सबसे बड़ा विकास हुआ कि भारतीय कृषि के अंतर्गत प्रोडक्शन का बहुत तेजी से विकास हुआ। भारतीय कृषि के अंतर्गत कुछ क्रॉप्स ऐसे थे जिसका जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसमें गेहूं, चावल का विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान था। गेहूं और चावल का इतनी तीव्र गति से विकास हुआ कि गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में जो है भारत आत्मनिर्भर हो गया। जो भारत कभी विश्व के अन्य देशों से, अमेरिका जैसे देशों से खाद्यान्न आयात करता था, अब जो है भारत खाद्यान्नों का निर्यातक हो गया। भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में आज के समय में द्वितीय स्थान पर है, चाइना का प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त भारत जो है बहुत सारे क्रॉप्स के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जैसे दालों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, जूट के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त वेजिटेबल्स के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है, शुगर केन के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जो है भारत में एक इरिगेटेड एरिया का डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ। सिंचित क्षेत्र का विकास का तात्पर्य क्या है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो है सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो है भारत में सिंचित क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और सिंचाई की सुविधाओं का विकास होने की वजह से भारत में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग आसान हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग आसान हो गया, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होती हैं उन्हीं क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी भारत में तेजी से विकास हुआ। भारत जो है आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करना शुरू किया और आज के डेट में भारत में केमिकल फर्टिलाइजर्स के मामले में ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा स्थिति है। आज के समय में भारत का जो है एवरेज 90 केजी पर हेक्टेयर 90 केजी है, लेकिन जो है ग्लोबल एवरेज केवल 90 केजी है। तो इस प्रकार से भारत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग भी व्यापक स्तर पर होने लगा। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के जो है मुख्य क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कई गुना ज्यादा होता है और भारत में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग भी व्यापक स्तर पर होने लगा, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और इस प्रकार से भारत ने जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा विकास किया आजादी के बाद से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।